हेलो स्टूडेंट्स। तो पीएनसी में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, है ना। इसका नाम हमने एक बार पहले भी लिया था जब हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बांट रहे थे और कंस्ट्रेंट रखते थे कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले। तो वहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था कि ये ज़्यादा इतना काम का तो नहीं है, इसके बारे में बात अपन बाद में करेंगे, है ना। तो उसी के बारे में थोड़ी बहुत बात अपन करने वाले हैं, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी हाँ, कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो हेडिंग डालें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसको समझने के लिए मैं वही चीज दोबारा ले रहा हूं जो मैंने उस टाइम पे बताई थी आपको कि सपोज कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और हम कुछ बंदों में बांट रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है, और कंस्ट्रेंट क्या है, एटलीस्ट वन है। तो उस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा। जैसे सपोज मैंने उस टाइम पे बोला था कि 5 ऑब्जेक्ट्स, है ना, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 students such that each gets at least once, at least one। तो इसको हमने जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैंने बताई थी ऐसे क्वेश्चंस को करने का, वो मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग से करना है ना। वो एक डिफरेंट तरीका है। इसका जो सेकंड मेथड हमने बताया था, हमने क्या कहा था कि रिक्वायर्ड वेज क्या होते थे हमारे, टोटल वो क्या था 3 की पावर 5। जैसे फर्स्ट चीज को आप बांट रहे हो, कितने ऑप्शन है 3, दूसरे को बांट रहे हो 3, तीसरी को बांट रहे हो 3, चौथी को बांट रहे हो 3, पांचवी को 3। अब इसमें से हम वो केस घटाते थे जब एग्जैक्टली एक बंदे को कुछ नहीं मिला, एग्जैक्टली वन बंदा लुखा रह गया। तो हमने कहा बच्ची 3 में से कोई एक बंदा चूज कर लो और बची हुई चीजें मुंह फाड़ के बांट दो 2 में। तो 2 की पावर 5 आया था। लेकिन इसमें भी 2 केस एक्स्ट्रा काउंट थे। जब उसको मिल गया था तो हमने कहा कि हम तो एग्जैक्टली वन वाले ला रहे हैं, इसलिए हमने इसको घटा दिया था। फिर हमने वो निकाले जब एग्जैक्टली 2 लोगों को कुछ नहीं मिला, एग्जैक्टली 2 लोगों को कुछ नहीं मिला था, ठीक है ना। और ये हमने फिर उसके बाद बची हुई चीजें एक ही ऑप्शन तो 1 की पावर 5 से बांट दी थी। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर दिया था। लेकिन मैंने कहा था कि 3 से ज्यादा जब चीजें होंगी तो ऐसे थोड़ा डीलिंग करना मुश्किल होगा, क्योंकि कौन सा केस कितनी बार काउंट हो रहा है ना यहाँ पे। क्योंकि अगर मान लो 4 होंगे तो इसके अंदर एग्जैक्टली वन में वो केस भी आ जाएंगे जो 2 बार 2 लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है या 3 लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, है ना। तो वो वाले केस यहाँ घटाने, फिर यहाँ जब 2 को कुछ नहीं मिल रहा उसमें 3 को कुछ नहीं मिल रहा या 4 को कुछ नहीं मिल रहा, वो सब चीजें भी काउंट हो जाएंगी। तो काफी थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने उस टाइम पे एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला बताया था, है ना। वो आया कैसे था उसकी सोच बताता हूँ। मैंने उस टाइम बताया था कि दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो उसको मैं दोबारा यहाँ बता रहा हूँ कि इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे क्या, कि किसी भी कभी भी हमें ऐसे चाहिए हो ना रिक्वायर्ड वेज, है ना, रिक्वायर्ड वेज होते हैं ना, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि टोटल वेज में से वो केस घटा दो व्हेन रेस्ट्रिक्शन फेल्स one time plus when restriction fails 2 times, फिर माइनस when restriction fails 3 times। इस तरह से ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट फॉर्मूला चलता रहता है। ये फॉर्मूला जो होता है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, है ना। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मतलब घटाना, एक्सक्लूड करना, फिर जोड़ना, इंक्लूड करना, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन में ही सोचूं तो मैं ये सोच सकता हूं कि टोटल ऑप्शन क्या है 3 की पावर 5। आप पहले इसका आंसर देख लें। ये आंसर आएगा आपका 3 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3c1 इंटू 2 प्लस 3c2, है ना। तो ये आपका आ गया 3 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5, और इसको भी मैं अगर लिखूं 3c1 3 और 3c2 भी 3, तो 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो मैं आंसर निकालूंगा वो सेम ही आएगा। अब इसकी सोच क्या है, हमारी सोच इसमें ये है कि टोटल तरीके 3 की पावर 5 है, उसमें से वो केस घटा दो जब हमारा रेस्ट्रिक्शन एक बार फेल हो गया। एक बार फेल हो गया मतलब एक बंदे को कुछ नहीं मिला।
तो हमने कहा एक बंदे को फेल कराने, किसको ना दे कुछ, उसको चुनने के भी 3 तरीके हैं, या तो ए को ना दे, या बी को ना, या सी को ना दे। तो 3 में से कोई एक बंदा चुन लिया और उसको कुछ नहीं दिया, उसको बाहर भगा दिया। बची हुई चीजें हमने मुंह फाड़ के वापस बांट दी, 2 की पावर 5। ठीक, अब इसमें लफड़ा क्या है? लफड़ा इसमें यही है कि जब आप समझो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपने ए को कहा बाहर निकल जा, और आपने चीजें बी और सी में बांट दी, ये एक तरीका। फिर आपने कहा ए को की जगह बी को बाहर निकाल दिया, ए और सी में बांट दी, और फिर आपने कहा ए को बी को रख लिया और सी को बाहर निकाल दिया, बाकी चीजें ए और बी में बांट दी। लेकिन जब आप बांट रहे हो 2 की पावर 5 से, तो देखो ये मैं कौन सा केस दिखा रहा हूं आपको, जब एक बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ है ना, एक बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जब आप चीजें बची हुई बांट रहे हो, तो हो सकता है उसमें एक केस ये भी होगा कि सारी चीजें सी को मिल गई, ये सारी की सारी चीजें बी को मिल गई, है ना। तो मान लो ऐसा भी पॉसिबल है इसके अंदर ही कि बी को कुछ नहीं मिला और सी को मिल गया सब कुछ। ऐसे ही जब आपने बी को बाहर निकाला, ए और सी में बांटा, तो हो सकता है आपने ए को भी कुछ ना मिला और वापस सबका सब सी को मिल गया। तो जब ये वाला केस है और ये वाला केस है, ये दोनों जगह काउंट हो गया, ये वाला केस इसमें भी काउंट हो गया, ये वाला केस इसमें भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो आपने उस चीज को 2 बार घटा दिया ना, उस पर्टिकुलर केस को, जब 2 बंदों को कुछ नहीं मिल रहा, भाई ए और बी को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये केस इसमें से 2 बार घट चुका। इसमें इंक्लूड कितनी बार था? 1 बार, कि एक बार इसमें वो भी इंक्लूड था जब एक बंदे को कुछ नहीं मिला, और इसमें वो भी इंक्लूड था जब 2 बंदों को कुछ नहीं मिला। तो आप जब क्या घटा रहे हो, आप घटाना चाह रहे थे वो केस जब एग्जैक्टली एक बंदे को कुछ ना मिले और एग्जैक्टली 2 बंदों को कुछ ना मिले। ऐसे कर लोगे तो बात ही खत्म है। लेकिन हमने एग्जैक्टली एक बंदे को कुछ ना देके बाकियों को मुंह फाड़ के जब बांट दिया, तो ये मैंने क्या निकाला, जब मेरा रिस्ट्रिक्शन एक बार फेल हुआ। लेकिन इसमें काउंट क्या हो गया, जब मेरा रिस्ट्रिक्शन 2 बार फेल हो रहा है, वो केस इसमें एक बार एडिशनली काउंट हो गया। मतलब इसमें से एक बार तो है और घटा 2 बार दिया, तो उसको एक बार बैलेंस करने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना। जस्ट लाइक कि जैसे सेट्स में होता था, जैसे ये ए है, ये बी है, तो आपको पता था कि ये टोटल एलिमेंट्स निकालने थे ए यूनियन बी में, तो आप क्या करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये वाले केस इधर भी काउंट हो जाते थे और ये बीच वाले केस इधर भी काउंट हो जाते थे, 2 बार जुड़ जाता था वो। तो हम टोटल में से 1 बार घटाए थे, क्योंकि रखना तो उसको 1 बार ही था। ऐसे ही अब इसके अंदर 1 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, वो भी हमें नहीं चाहिए, 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, वो भी हमें नहीं चाहिए। आप वो घटा रहे हो जब 1 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, लेकिन अब इसमें वो केस भी आ गए जब 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, और इसमें भी वो केस है जब 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ। लेकिन इसमें जब 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ वो 1 बार ही काउंटेड है, और इसमें जब 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ वो 2 बार काउंटेड है, तो 1 बार ज्यादा जुड़ गया ना, तो हम उसको बैलेंस करेंगे जोड़कर कि 3C2। जब 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ तो बची हुई चीजें हमने बांट दी, सब में बची हुई चीजें हमने सब में बांट दी। ठीक, अब जब 3 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, है ना, जब 3 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, वो केस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें वापस घटाने पड़ेंगे, -3C3 इंटू 3 बार रिस्ट्रिक्शन फेल होना मतलब तीनों को कुछ ना दिया, तो ऐसा तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो वो बस इसमें नहीं आएगा, 0। ये फॉर्मूला यहीं पे रुक जाएगा। अब देखो आपका आंसर सेम आएगा, 3 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3। आंसर सेम ही आएगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। सॉरी, ये माइनस है ना बेटा, ना, तो ये देखो माइनस है, तो ये कितना है 6, और ये कितना है 3, तो 6 माइनस 3 3 ही आएगा, देखो 3 ही आ रहा है। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो प्रॉब्लम हमने, दोबारा सुन ले, कि हमने वहां करी थी, उसको हमने ऐसे सोचा था, लेकिन उस टाइम मैंने कहा था इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ही मैं आपको दिखा देता हूं, वो क्या था। वो फॉर्मूला उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये था कि r की पावर n माइनस rc1 इंटू r माइनस 1 की पावर n प्लस rc2 इंटू r माइनस 2 की पावर n से लेके इस तरह से चल रहा था, है ना। तो उस टाइम मैंने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सक्लूजन से आया, बस छोड़ दो, अभी बात बाद में करेंगे। तो उस पर बात बताइए कि ऐसे केसेस को सोचने का एक और तरीका है क्या, टोटल में से वो केस घटाओ जब रिस्ट्रिक्शन आपका एक बार फेल हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, टोटल के अंदर वो केस भी काउंटेड है जब रिस्ट्रिक्शन एक बार फेल है, वो भी काउंट है जब रिस्ट्रिक्शन 2 बार फेल है, वो भी काउंट है जब रिस्ट्रिक्शन 3 बार फेल है। लेकिन जब आप ये घटा रहे हो, इसके अंदर जो 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल है वो कितनी बार घट गया, 2 बार घट गया। घटाना कितनी बार था, 1 बार, इसलिए हमने उसको बैलेंस करने के लिए बाद में जोड़ा।
इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमने जोड़ा। अब दिक्कत क्या है, जब 3 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, तो वो आपका एडिशनली फिर जुड़ गया, उसको फिर घटाने के लिए आप 3 बार रिस्ट्रिक्शन वाला घटाओगे, तो इस तरह प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में मैंने कहा चलो मैंने टोटल कहा 3 की पावर 5। अब मैंने कहा मान लो एक बार रिस्ट्रिक्शन फेल हो गया, 3 में से एक बंदे को कुछ नहीं दिया, 2 की पावर 5, लेकिन अब मेरे को बैलेंस करने के लिए 2 बार जो रिस्ट्रिक्शन फेल उसको जोड़ना पड़ेगा, तो 3c2 × 1 की पावर 5, फिर 3 बार वाला घटाना पड़ेगा, बट इसमें 3 बार वाला पॉसिबल ही नहीं है, तो बस ये प्रॉब्लम यहीं रुक गया। ऐसी हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम फॉर्मूला अल्टरनेट चलता रहेगा और आंसर आपका सेम आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये फॉर्मूला कैसे आया था, आप देखो उसी लॉजिक से आया, r% से n चीजें थी, तो पहले हमने मुंह फाड़ के बांट दिया r की पावर n माइनस, किसी एक को कुछ ना मिले, रिस्ट्रिक्शन एक बार फेल हो जाए, तो मैंने r में से एक बंदा चुन लिया, उसको कुछ नहीं दिया, बाकी को फिर मुंह फाड़ के बांट दिया r - 1 की पावर n। ठीक है, फिर मैंने कहा जब रिस्ट्रिक्शन 2 बार फेल हो जाए, वो इसमें ज्यादा बार घट गया है ना, इसमें कम है, इसमें ज्यादा बार घट गया, उसको बैलेंस करने के लिए हमने कहा इसको जोड़ो, rc2 टाइम्स इंटू, फिर 2 लोग चुने, इनको कुछ ना मिले, तो r - 2 की पावर, तीसरा माइनस rc3, 3 लोग चुने, बच्चों को मुंह फाड़ के बांट दिया, r - 3 की पावर है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन फेल जो हुआ वो है, इसमें रिस्ट्रिक्शन 2 बार जो फेल हुआ, रिस्ट्रिक्शन 3 बार जो फेल हुआ, माइनस प्लस अल्टरनेट इस तरह। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखें, क्या टोटल में से रिस्ट्रिक्शन जब एक बार फेल हो घटा दो, फिर प्लस 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हो जोड़ दो, इस तरह से। ठीक है जी, चलो इसमें प्रॉब्लम लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं। मान लो क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 6 digit numbers containing 2, 7 and 6 but does not contain 0, 1, 3, 0, 1, 8, 9। ठीक है, मतलब 6 डिजिट का नंबर बनाना है, जिसमें 2, 7, 6 तो चाहिए ही नहीं, सॉरी 0, 1, 8 तो चाहिए ही नहीं, तो इनको तो उठा के बाहर फेंक दो, तो बचा आपके पास क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके पास ये 6 डिजिट नंबर ही है, 6 नंबर बचे जो आप भर सकते हो। अब उसमें वो कह रहा है ये 3 तो पक्का ही पक्का चाहिए, ये 3 तो हमें 100% चाहिए ही चाहिए। तो अगेन इसको अपन इससे कैसे सोच सकते हैं कि टोटल ऑप्शन कितने होंगे इनसे बनाने वाले नंबर 7, 6 डिजिट के, इसको भरने कितने ऑप्शन 3 और 3 6, इसको भरने के 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 6, तो क्या आ गया 6 की पावर 6 आ गया। रिक्वायर्ड वेज की बात करें तो टोटल ये आ गया टोटल। अब उसमें से वो घटा दो जब रेस्ट्रिक्शन एक बार फेल हो रहा है, व्हेन रिस्ट्रिक्शन फेल वन टाइम, मतलब मान लो सपोज इसमें से 2 नहीं आया, तो मान लो कौन सा नंबर नहीं आया, या तो 2 नहीं आया, या 7 नहीं आया, या 6 नहीं आया, तो 3C1 से कोई एक बंदा चुन लिया जो नहीं आया, मान लो 2 नहीं आया, तो फिर 2 नहीं है तो बचे हुए कितने ऑप्शन 5, इसको भरने के 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 5, तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 6। रिपीटेशन ऑब्वियसली अलाउड है ना, नंबर है तभी तो हम रिपीटेशन कर रहे हैं। नाउ दिक्कत क्या है, 2 बार रिस्ट्रिक्शन, जब इसमें हमने कहा 1 रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं बस एक ही बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ कि 2 नहीं आया, 2 नहीं आया तो मतलब सारों में हमने कहा कि नंबर भर दिए 5 से 3 4 5 6 7, लेकिन उसके अंदर भी कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 6 नहीं आया होगा, सब में 3 3 3 3 आ गया, जिसमें 7 नहीं आया होगा, तो आपको समझ में आ रहा है वो वाले नंबर्स इसमें भी काउंटेड है, इसमें भी काउंटेड है, इसमें ज्यादा बार काउंटेड है, ठीक है ना, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ेगा 3C2 जब 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हो जाए। 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हो गया मतलब 3 में से 2 कौन सा नंबर, 2 से 7 और 6 में से कौन से 2 नंबर नहीं आ रहे, जब 2 7 नहीं आ रहे, या 7 6 नहीं आ रहे, या 2 7 नहीं आ रहे, तो 3C2 तो वो है, और वो नहीं आए अगर मान लो सपोज 2 नंबर 2 और 6, तो कितने ऑप्शन बचे 1 2 3 4, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4 इंटू 4 की पावर 6 ऑप्शन। ऐसी माइनस जब मान लो तीनों ही अपना फेल हो गए, 2 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया,
तो 2 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया, तो 3 ही ऑप्शन है, तीनों को भरने के कितने ऑप्शन, 3 की पावर 6। ये आपका टोटल आंसर। इस तरह से इसको इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से अपन करते हैं। ठीक ठीक है, इसको आप नोट कर लें पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एग्जामिनेशन एक वर्ड है ना, तो मैंने कहा आपसे टोटल वर्ड्स मेड बाय गिवन लेटर, गिवन वर्ड, made by letters of given word so that alike letters are not together। इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो ये सोचो आप, ई एक्स ए एम आई एन, ए 2 है, फिर टी, फिर आई 2 है, फिर ओ, फिर एन 2 है, मतलब 2n 2 ओ 2i, ये जो है सेम वाले, ये साथ में नहीं आने चाहिए। साथ में नहीं आने चाहिए मतलब ए और ए साथ में नहीं आने चाहिए, आई और आई साथ में नहीं होना चाहिए, एन और एन साथ में नहीं होना चाहिए। ए और आई साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ए और एन साथ में उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर मैं इससे सोचूं, क्या बोलते हैं, अभी क्या बोल रहे थे, हाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ना, इससे सोचे तो मैं क्या बोलूं, टोटल वर्ड्स क्या होंगे जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल, उसमें से 2 एक जैसे उनका परम्यूटेशन और 2 एक जैसे आई और 2 एक जैसे एन, उनके लिए जो डिवाइड करते हैं, ये टोटल केसेस है। अब इसमें से वो घटा दें जब रिस्ट्रिक्शन एक बार फेल हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन फेल वन टाइम मतलब मान लो 2 ए एक साथ आ गए, या 2 आई एक साथ आ गए, या 2 एन एक साथ आ गए, तो 3C1 से तो इनको चुनेंगे, 3C1 से तो इनको चुनेंगे, और मान लो 2 ए एक साथ आ गए, तो वो 2 एक साथ जब आई गए तो अपने पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, 1 2, और ये 2 एक साथ रहेंगे तो 3, फिर 4, फिर ये 2 6, ये 2 8, ये 9 और 1 10, टोटल 10 बचे, तो 10 फैक्टोरियल। और उसमें से ये तो साथ ही, इनका तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 2 जो आई हैं वो जो परम्यूट आपस में कर सकते हैं, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा आंसर आ रहा होगा लाइक ऑब्जेक्ट वाला 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल किसकी वजह से, एन की वजह से, मतलब जो भी 1 2 साथ में आगे बचे हुए 2 जो बचेंगे उनकी वजह से 2 फैक्टोरियल आ गया, प्लस जब रिस्ट्रिक्शन 2 बार फेल हो गया, 2 टाइम्स फेल, 3C 2 टाइम्स, ठीक है ना। 3C2 मतलब कोई 2A या 2I है ना, मतलब या तो A और I, या A और N, या I और N, इन तीन में से कोई भी 2 साथ साथ हो गए, या तो AA साथ हो गए, IA साथ हो गए, या AA एंड NN साथ हो गए, चारों साथ नहीं, मतलब A और A साथ हो गए, NN साथ हो गए, तो 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ मतलब 3C2। उसके केस कितने हैं, अब देखो मान लो ये 2 एक साथ हो गए, तो मान लो ये एक सिंगल आइटम गिना जाएगा, ये सिंगल गिना जाएगा, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5, 2 ये 7 और 8 और 1 9, तो 9 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल आएगा डिवाइड में, बिकॉज ये 2 ही बचे, बाकी तो वो साथ साथ है, प्लस जब 3 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ 3C3, तो तीनों साथ साथ है, मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट, ये भी एक, ये भी एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ऑब्जेक्ट, 8, तो बस 8 फैक्टोरियल, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये कर रहा हमने किससे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। ठीक है, और अगर अपन चाहते कि आपको लगता है कि सर हमें तो प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ये सब नहीं सोचना, तो आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते थे, है ना, तो वही बेसिक से आप सोच के कर सकते थे, मेथड 2 से है वही चीज, आंसर वही आने वाला ऑब्वियसली, क्या कि मान लो 2 ए साथ हैं, ए टुगेदर है, वो वर्ड्स कितने हैं, N1, आई टुगेदर है, वो वर्ड्स कितने हैं, N2, एन टुगेदर है, वो वर्ड्स कितने हैं, N3। तो जब आप N1 निकालोगे, N1 तो वो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 2 ए एक साथ है तो इनको तो एक पैकेट की तरह गिनना है, उसके अलावा देखो 1 2 11 टोटल, 11 में से 2 एक साथ हो गए,
तो 10 की तरह काउंट हो गए, है ना। इन दो को हटा दो तो 9 बचे, और ये एक पकड़ के रहेगा 10, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 i का परम्यूटेशन और 2 n का। अब दिक्कत क्या होगी, ये n1 है, ऐसी n2 क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n3 क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आप देखो सेट्स की तरह समझो, मान लो इस सेट का नाम A है, इस सेट का नाम B है, इस सेट का नाम C है। तो देखो सेट्स में आपको पता होगा कि अगर A में एलिमेंट कितने n1, B में कितने n2, C में कितने n3, तो क्या होता है कि इन दोनों में ये 2 बार काउंट होता है, तो उसको एक बार घटाते हैं, इन दोनों में ये 2 बार काउंट होता है, इन दोनों में ये 2 बार काउंट होता है, और ये बीच वाला 3 बार काउंट हो जाता है, और 3 बार घट चुका होता है, 3 बार ही शुरू में जुड़ चुका होता है, तो लास्ट में हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आपको याद होगा ये फॉर्मूला होता है A यूनियन B यूनियन C का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। तो सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि A और A साथ है, वो नंबर्स निकाल लो, तो यार उनके अंदर वो भी तो काउंट हो जाएंगे जब I और I साथ है और N और N नहीं है, या I और I नहीं है N और N है, या वो भी काउंट हो जाएंगे जब I और I भी है और N और N भी है। तो आप थोड़ा वैसे मैनेज करना सोचोगे ना लॉजिकली, तो आपको शायद दिक्कत है। तो आप जैसे सेट्स बना के कर लो कि ये n1 ये A सेट है, ये B सेट है, ये C है। A सेट मतलब जब A साथ है, B मतलब I साथ है, और C मतलब जब NN साथ है। तो इसके अंदर के एलिमेंट निकाल लिए, इसके अंदर के निकाल लिए, इसके अंदर के निकाल लिए। अब दिक्कत क्या है, जब आप टोटल निकालोगे, है ना, A यूनियन B यूनियन C, या तो A साथ या I साथ या NN साथ, उसमें ये वाला पोर्शन जब A भी साथ है I भी साथ है, 2 बार जुड़ जाएगा, ये भी 2 बार जुड़ जाएगा, ये भी 2 बार जुड़ जाएगा, तो वो 3 बार घटाना पड़ेगा, मतलब A इंटरसेक्शन B। तो A भी साथ है I भी साथ है, वो घटाना पड़ेगा। A भी साथ है I भी साथ है, तो इन 4 को हटाए कितने बचे 7, ये दो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, तो 7 और 2 9 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा, ये तो आई क्या 3 टाइम्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, माइनस वो 2 साथ है तो 9 फैक्टोरियल, और सिंगल 2 फैक्टोरियल, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, तो इंटू 3 टाइम्स, फिर प्लस जब तीनों साथ हैं A भी I भी NN भी, बीच वाला पोर्शन, क्योंकि ये 3 बार जुड़ा 3 बार घट गया, तो 8 फैक्टोरियल। अब ये तो क्या आ गया, ये टोटल नंबर्स आ गए जब या तो A साथ है या I साथ है या NN साथ है। तो अगर मैं कहूं टोटल में से वो घटा दो, ये NA यूनियन B यूनियन C, तो जो आंसर आएगा क्या उसी चीज का नहीं आएगा, जब ना तो A साथ है, ना I साथ है, ना NN साथ है। तो बस देखो टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में से ये जो घटाओगे तो यही तो रहेगा 3C1 10 2 2 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर माइनस, ये सॉरी प्लस था, ये माइनस आ जाएगा। देखो सेम ही यार, तो चाहे तो प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करो, या चाहे इस तरह अपन सोच के करें, काम अपना सेम ही होगा। ठीक है, यही मैं कह रहा था। क्लियर है? एक और ले लेते क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो A B C D E F, है ना। वर्ड्स आर मेड फ्रॉम दिस, वर्ड्स आर मेड फ्रॉम दिस letters, these letters, so that cat and bag comes together, sorry cat and bag form, मतलब वो कह रहे कैट भी वर्ड बने और बैग भी वर्ड बने, है ना, या ऐसा बोले नाइदर कैट नॉर बैग फॉर्म, मतलब जो शब्द आपका बनेगा 7 लेटर, उसके अंदर CAD एक साथ नहीं होना चाहिए, BEG एक साथ नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन छोड़ो, बेसिक कॉमन सेंस से सोचते हैं क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा। तो सबसे पहले कहोगे मान लो N1 वो वर्ड्स है व्हेन कैट बनता है ना, कैट बनता है, तो आप पहले तो वो वर्ड्स निकाल लो कि कैट बनता है, तो कैट को आप एक साथ रखोगे और बचेगा EFGH, तो इसके कितने फैक्टोरियल 1 2 3 4, 5वां पैकेट 5 फैक्टोरियल। इनका आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कैट ही बनाना है, तो इंटू 1 ही आएगा बस, है ना। ऐसी N2 जब बैग बनता है उसके लिए क्या करोगे, अगेन BEG एक साथ करोगे और ACDH एक साथ अलग, 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल। अब कुछ लोग क्या इन दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे, अगर सेट थ्योरी से देखें ये कैट वाले हैं ये बैग वाले हैं,
तो जब कैड बना रहे थे बाकियों को अपने मुंह फाड़ के जब परम्यूट कराया तो उसमें बैग भी बना होगा, और जब बैग बना रहे हो और कैड बाकियों को मुंह फाड़ के बनाया तो उसमें कैड भी बना होगा। तो जब बैग और कैड बने होंगे तो वो 2 बार काउंट होगा, वो इसमें भी काउंट है और इसमें भी काउंट है, तो आप 2 बार एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो ना अगर आप इनको जोड़ोगे तो, इसलिए आपको वो भी निकालने पड़ेंगे। N1 इंटरसेक्शन कैड इंटरसेक्शन बैग दोनों साथ में बनते हैं, तो कैड भी बन रहा है बैग भी बन रहा है और एक ही बचा बस H। तो 1 2 3 फैक्टोरियल। टोटल क्या होगा, टोटल जब 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये किस चीज का आंसर है, आइदर कैड और बैग फॉर्म्स, मतलब दिस यूनियन दिस का आंसर है, या तो कैड बने या बैग बने, तो 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, नाइदर कैड नॉर बैग, तो फाइनल आंसर क्या होगा, टोटल माइनस ये यूनियन, या तो कैड बने या बैग बने, इनका यूनियन घटा दो, तो टोटल वर्ड्स कितने हैं 7 फैक्टोरियल, उसमें से ये घटा दो 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 7 फैक्टोरियल माइनस 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ये आपने कॉमन सेंस से कर लिया, इसी को मैं आपको उससे करके दिखाता हूँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड मतलब 7 फैक्टोरियल, उसमें से क्या घटा दो, जब एक बार रिस्ट्रिक्शन फेल हो जाए, एक बार फेल हो जाए मतलब कैड साथ में आ गया या बैग साथ में आ गया, कोई एक साथ में आ गया, तो 2 में से 2C1 कौन साथ में है, या तो कैड या बैग, सपोज एक साथ में आ गया, साथ में आ गया तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 1 2 3 4 और एक ये, पांचों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। अब एक बार रिस्ट्रिक्शन फेल हुआ है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल वाले को जोड़ के, क्योंकि उसमें वो केस 2 बार काउंट हो गए है ना, तो 2C2 अगला 2 बार रिस्ट्रिक्शन फेल हो गया तो 2C2 गया, 2 बार रिस्ट्रिक्शन मतलब कैड और बैग दोनों ही साथ में बन गए बस, तो कैड बन गया बैग बन गया, बचा क्या H, तो 3 फैक्टोरियल, तो देखो आंसर सेम आ रहा है, सेम हो जाएगा, ये है प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक। तो बिना उसके भी आप क्वेश्चंस डील कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए अब इसका जो मेन एप्लीकेशन है जिसलिए हमने ये पढ़ा है, जिस चीज को समझने के लिए हमने ये पढ़ा है वो करवाना चाह रहा हूं मैं बेसिकली। रटने को सीधा रट भी सकते हैं उसका फॉर्मूला, बट अगर हमने इतना पढ़ लिया प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन तो हमें वो फॉर्मूला समझ भी आ जाएगा, दैट्स व्हाई जस्ट ये पढ़ाया है ना। तो नेक्स्ट स्टडी डी अरेंजमेंट क्या होता है ना। डी अरेंजमेंट का मतलब है, सपोज सीन समझो पहले तो, एन envelopes are there and n letter are there, ठीक है। जैसे मान लो चिट्ठी लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं, लेटर को एक एनवेलप में डालते हैं, तो मान लो n लेटर है और n एनवेलप है, एनवेलप में मतलब एड्रेस लिखे होंगे जिसके नाम का लेटर है ना, हैविंग नेम्स ऑन बोथ, है ना। जैसे मान लो ये लेटर है, ये लेटर 2 है, ऐसे ये लेटर n है और ये आपका एनवेलप है, ठीक, ये एनवेलप है, ऐसे ये एनवेलप है ना, एनवेलप n एनवेलप 2 एनवेलप n लेटर है, n लिफाफे है ना, तो सबके नाम लिखे हो, जैसे मान लो हितेश के नाम का लेटर पे भी नाम लिखा हुआ है और एनवेलप पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई और नाम है ना, उसके नाम लेटर पे भी लिखा हुआ है एनवेलप पे भी लिखा हुआ है ना। अब पोस्टमैन का काम क्या है, या जो भी कुरियर सर्विस में है कि या जो भी मान लो सिस्टम है कि लेटर को उस एनवेलप में डालना है जिसका लेटर है, उसके नाम के एनवेलप में डालना है और पोस्ट करना है, ठीक। लेकिन ये तो हो गया सही तरीका एकदम, जिसका लेटर है उसके एनवेलप में डाल दो। अब डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, जो अरेंजमेंट का अपोजिट है ना। तो डी अरेंजमेंट मतलब सारे लेटर्स गलत बॉक्स में जाए, गलत एनवेलप में जाए, समझ रहे हो। मतलब कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में ना जाए, हर गलत में ही जाए, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझ सकते, दूसरी सिचुएशन से मान लो ये बॉल्स है अलग अलग कलर की, ये रेड है, ये ब्लू है, ये पिंक है, ऐसे ही ये डब्बे हैं, बॉक्स है, बॉक्स सेम कलर के, रेड है, ब्लू है, पिंक है,
तो मैं कहता हूं कि बॉल्स को बॉक्स में डालना है, n बॉल्स n बॉक्स है, हर एक में एक बॉल डालनी है, सच दैट कोई भी सेम रंग की बॉक्स, कोई भी रंग की बॉल सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। तो एक ही बात है, कोई भी सेम लेटर अपने करेक्ट जो उसको असाइन एनवलप है उसमें ना जाए, कोई भी बॉल सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। तो इस तरह की चीजों को, मतलब हर चीज गलत में ही जाए, समझ रहे हो, हर चीज गलत में ही जाए, कोई भी सही पार्टनर को ना मिल पाए, है ना, कोई भी सही पार्टनर को ना मिल पाए, दैट इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट, है ना। अब जैसे यहाँ एन चीजों को हमें डी अरेंज कराना है, मतलब एन की एन चीजें गलत में ही जानी चाहिए, हर एक में एक जाएगी, ये तो है, एन की एन गलत में जानी चाहिए, कोई भी चीज सही में नहीं जानी चाहिए, ये होता है डी अरेंजमेंट। तो देखो अगेन इसको फॉर्मूला जो है इसका हम डिराइव करेंगे, वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। क्या, ये जो रिक्वायर्ड वेज है ना, वो क्या होगा, टोटल मतलब n फैक्टोरियल। भाई पहले लेटर को उठाओगे, कितने ऑप्शन है, n, दूसरे को n-1, तीसरे को n-2, चौथे को n-4, इस तरह चलते चलते। अब सिंपल सी बात है, n लेटर्स को n एनवलप में असाइन करना है, n चीजों को n लोगों में बांटना है, n फैक्टोरियल वाली बात होगी। लेकिन अब इसमें से वो केस हटा दो जब हमारा कंस्ट्रेंट एक बार फेल हो गया। एक बार फेल हो गया मतलब वन टाइम कंस्ट्रेंट फेल हो गया। कंस्ट्रेंट फेल होना मतलब जैसे यहां पे हमारा काम क्या है, गलत में जाना, तो कंस्टेंट फेल होना मतलब सही में चला गया। तो एक बार कंस्टेंट फेल हो गया मतलब एक लेटर सही में चला गया। तो कौन सा चला गया, NC1, और बच्चे को मुंह फाड़ के बांट दिया। तो n-1 लेटर बचे, n-1 एनवलप बचे, उनको बांटने का तरीका n-1। फिर जब कंस्टेंट 2 टाइम फेल हो गया उसको जोड़ेंगे, तो प्लस 2 में से कौन से लेटर, तो NC2, और बचे हुए n-2 फैक्टोरियल से हमने बांट दी। फिर -3 में से कौन से 3 लेटर जो सही, और n-3 फैक्टोरियल। तो देखो इस तरह प्लस माइनस चलती है, फॉर्मूला आएगा। देखो n फैक्टोरियल माइनस n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल, प्लस अब आपको पता है ये NC2 क्या होता है, n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये n-2 फैक्टोरियल। फिर ये पता है आपको n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है NC3, और ये इंटू n-3 फैक्टोरियल। तो अब ध्यान से देखें, ये भी n फैक्टोरियल बन गया, ये भी n फैक्टोरियल बन गया। तो न्यूमरेटर में सारा n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो n फैक्टोरियल को कॉमन लोगे तो ये आएगा, ये 1 फैक्टोरियल लगा दो सिमेट्री के हिसाब से, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से ये फॉर्मूला चलता रहेगा। ये 1 काट भी सकते हो, है ना, रख भी सकते हो, तो बस याद रखने का पर्पज ये है। तो ये क्या है, डी अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, dn का डायरेक्ट फॉर्मूला। n थिंग्स का डी अरेंजमेंट करना है आपको कि कोई भी सही में ना जाए, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपका ये आ गया। ठीक है जी, इसको अपन ध्यान रखें। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। इसको आप नोट कर लेगा पॉज करके। Suppose there are n letters and n envelopes. ठीक है, या कोई नंबर ले लेते हैं ना। There are 10 letters and 10 envelopes. First है number of ways of first no letter goes to its envelope, correct envelope. कोई भी अपने सही में नहीं जाता। देखो समझ गए तुम, तो 10 के 10 का क्या कराना है, डी अरेंजमेंट। तो 10 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल। बस इसके बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज सेकंड पार्ट, exactly 4 letters are in correct envelope. मतलब 4 लेटर तो हमेशा फिक्स जाने ही जाने हैं। तो पहले तो कौन से 4 लेटर, तो 10 में से 4 लेटर चुनोगे जो सही जगह पे जाने हैं, और उनको सही जगह पे भेजने का तरीका तो एक ही है। मान लो 4 चुन लिए,
उनको भेज दो, उसको उसके लिफाफे में, उसको उसके लिफाफे में, उसको उसके डालने का तरीका कितना, एक। तो ये क्या, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स विच आर इन करेक्ट एनवेलप, और ये नंबर ऑफ वे ऑफ पुटिंग देम, उनको रखने का उसमें तरीका। अब बचा क्या, जो 6 है वो 6 में से कोई भी गलत में जा सकता है क्या, कोई भी सही में जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला, एग्जैक्टली 4 लेटर है, मतलब बचे हुए 6 तो वो गलत में जाने ही जाए, मतलब डी का 6 का डी अरेंजमेंट, D6 बस। आंसर इज 10C4 into 6 का डी अरेंजमेंट मतलब 10 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 minus 1 factorial 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial plus 1 upon 6 factorial, बस ये आ गया। ठीक है जी। ठीक, मान लो उसने कहा एटलीस्ट 8 आर इनकरेक्ट एनवेलप, इनकरेक्ट एनवेलप, तो एटलीस्ट 8 मतलब या तो 8 करेक्ट में जाएंगे या 9 करेक्ट में जाएंगे या 10 करेक्ट में जाएंगे, 7 करेक्ट, 7 या 7 करेक्ट में जाएंगे। ठीक, 7 करेक्ट में जाएंगे तो पहले तो कौन से 7 जाएंगे, 10C7, और फिर बचे हुए जो 3 है वो गलत में ही जाने चाहिए, है ना, तो डी का 3 का डी अरेंजमेंट, है ना, मतलब 10C7 into 3 फैक्टोरियल अंदर 1 upon 2 फैक्टोरियल माइनस 1 upon 3 फैक्टोरियल, बस ये 1 1 तो कट ही जाता है, बस यही तक जाएगा 3 तक। 8 करेक्ट मतलब 10 में से 8 सही में जाएंगे, तो कौन से 8, अब बचे 2 गलत में जाएंगे, तो 2 का डी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, 1 ही आया तो 1 ही आएगा, 2 ही लेटर बचे हैं, उनको गलत में डालने का कितना तरीका, एक दूसरे में डाल लो बस, और तो कुछ बचेगा नहीं। नो करेक्ट, एक सोचो, एक बात सोचो, एग्जैक्टली 9 करेक्ट चले जाए और एक गलत चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या, 9 तो सही में चले गए, 9 तो सही में चले गए और एक गलत में चला गया, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 9 गलत सही में गए तो बचा हुआ 10वें को भी सही में जाना ही पड़ेगा, तो इसके तरीके कितने होंगे, 0, और एग्जैक्टली 10 करेक्ट मतलब एक ही तरीके, 10 को 10 में सही डाल, ठीक, तो बस आंसर आ गया, इनको जोड़ दो। तो इस तरह एटलीस्ट, एटमोस्ट, इस तरह के निकाल लिया करोगे, तो जितनों को गलत में जाना है उतनों का डी अरेंजमेंट। ठीक, एक और पार्ट, सपोज लेटर 1 goes to envelope 2 always, and बस इतना ही है ना, लेटर goes 1 to envelope 2 always, 1 को हमेशा 2 में जाना है, मान लो नंबर लगे हुए हैं लेटर 1 लेटर 2 लेटर 10 तक, ऐसे एनवेलप 1 एनवेलप 2 एनवेलप, तो मतलब जैसे ये लेटर 1 है, लेटर 2 है, लेटर 3 है, ऐसे लेटर 10 है, ऐसे एनवेलप 1 है, एनवेलप 2 है, एनवेलप 3 है, ऐसे एनवेलप 10 है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, कितने तरीकों से लेटर 1 एनवेलप 2 में जाए और बाकी भी फिक्स है, एंड रेस्ट नो वन गोज इनकरेक्ट, मतलब पार्ट उसी का चल रहा था कि सारों को डी अरेंज करना है, मतलब सभी गलत लिफाफों में तो जाना ही है, बट उसमें से वो केस बताओ जब 1 वाला 2 में ही जाएगा। तो आप खुद सोचो, कॉमन सेंस से है कि जो टोटल केस थे, ये टोटल केस, इसको मैं अगर बोलता हूं के, है ना, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें ये इंक्लूडेड है जब हर लिफाफा हर लेटर हर गलत लिफाफे में जाता है, मतलब कोई भी लेटर सही में नहीं जाता। अब कोई भी जब सही में नहीं जाता तो उसमें आप सोचो, उनमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जब 1 वाला 2 में गया होगा, कुछ में 1 वाला 3 में गया होगा, कुछ में 1 वाला 4 में गया होगा, ऐसे कुछ में 1 वाला 10 में गया होगा। अब एक बात बताओ, 1 वाला 2 में जाए या 1 वाला 3 में जाए, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन होना चाहिए क्या? भाई नेचर है, सिमेट्री है कि आप वो केसेस निकाल रहे हो जब सारे गलत में जा रहे हैं। अब 1 वाला कभी 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा। तो 2 में जाएगा या 3 में जाएगा तो नंबर ऑफ केस 2 वाले में ज्यादा होंगे, 3 वाले में ज्यादा होंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा समझ में आता है।
तो सेम ही होगा, 2 में जाए, 3 में जाए, 4 में जाए, चाहे 10 में जाए। तो मतलब अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये सब सेम है। तो इन सब का आंसर कितना होगा 9x, और 9x बराबर किसके है k के, क्योंकि टोटल यही पॉसिबिलिटी हो सकती है डी अरेंजमेंट में। तो 9x बराबर k, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया k/9। k मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 10/9, ऑब्वियसली 1/9 आंसर होगा। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो मेथड 2 में कि 1 को 2 में भेज दिया। अब दो ही चीजें हैं, 2 1 में अगर गया कि 2 भी लेटर 2 भी एनवेलप 1 में चला गया, तो ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, बस फिक्स। और बाकी कितने बचे, 8 लेटर 8 लिफाफे, उन्हीं के लिफाफे बचे हैं और उनको आपस में डीअरेंज करना है। तो उनका आपस में डीअरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल अपॉन 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे 1 बाय जो भी लास्ट तक आ जाएगा। या क्या होगा, या तो ये केस होगा, या क्या होगा लेटर 2 E1 में नहीं जाएगा। अब आप खुद सोचो, इस केस में क्या है कि 9 लेटर है, 9 लिफाफे, 3 का लिफाफा 3 में है, 4 का 4 में, 5 का 5 में, 10 का 10 वाला लिफाफा है। आप सोच रहे हो 2 का लिफाफा नहीं है, 2 का 1 है। तो आप ये सोचो ना, अब जब हम डी अरेंजमेंट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रेंट यही तो होता है, 1 वाला 1 में नहीं जाना चाहिए, 2 वाला 2 में नहीं जाना चाहिए, 3 वाला 3 में नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली वो डी अरेंजमेंट ही तो होता है। वैसे ही अगर मैं सोचूं, अब इस केस में आप कौन सा निकाल रहे हो कि 2 वाला 1 में नहीं जाना चाहिए, बाकी जा सकता है। तो एक तरह से 2 वाले को लिफाफा ये असाइन हो गया। आप ऐसा समझ लो, ऐसा ट्राई करो कि 2 वाला 1 में नहीं जाना चाहिए, 3 वाला 3 में नहीं जाना चाहिए, 4 वाला 4 में नहीं जाना चाहिए, 10 वाला 10 में नहीं जाना चाहिए। तो ये 9 लोगों का डी अरेंजमेंट हो गया। 9 फैक्टोरियल अपॉन 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह से। ये क्या आ गया 8 D8 और ये आ गया D9, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या आएगा, अगर D8 कॉमन ले लूंगा तो D8 कॉमन लोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन ये सब सेम लिख सकते हो। लास्ट में थोड़ा चेंज आ जाएगा ना, चलो छोड़ो उसको। बस ये जो आंसर आ जाएगा ना, इन दोनों को जब जोड़ के आप देखोगे तो इसका आंसर ये वाला सेम आएगा। या तो ऐसे समझ लो कि वो ऑब्वियसली 9 गुना आएगा आंसर का, 1/9 आएगा, क्योंकि वो 1 वाला 2 में जाए, 3 में जाए, 4 में जाए, वो सिमेट्री से बराबर आएंगे, तो टोटल बाय 9 कर दिया। या ऐसे समझ लो 2 वाला 1 में गया तो 8 का डीअरेंज कर दिया, या 2 वाला 1 में ना जाए तो 9 का डीअरेंज कर दिया और उन दोनों केसेस को जोड़ दिया, तो भी जो आंसर आएगा वो उसके बराबर है। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना डी अरेंजमेंट। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। है ना, मैथ्स ले लिया वैसे, छोटा सा था क्योंकि सभी लेटर अलग लगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स सच दैट no letter is at its given position। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो फर्स्ट नंबर पे M है, 2 नंबर पे A है, 3 नंबर पे T है, 4 नंबर पे H है, 5 नंबर पे S है। तो कोई भी जो जितने इसके टोटल शब्द बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे, 120 बनेंगे 5 फैक्टोरियल, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें फर्स्ट पे M है, सेकंड पे A है, थर्ड पे। तो एक तरह से ये पोजीशन डिसाइड होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये लेटर है, ये लिफाफा है, कि फर्स्ट पे M नहीं होना चाहिए, 2 में A नहीं होना चाहिए, 3 पे T नहीं होना चाहिए। तो 5 का क्या है, डी अरेंजमेंट है, बस आंसर इज D5। 5 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लोगे इसको तो 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 3 × 4 × 5 माइनस 4 × 5 प्लस 5 माइनस 1, तो 4 3 12 5 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, 40 प्लस 4 44 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डी अरेंजमेंट। ठीक, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ पीएनसी, है ना। पीएनसी मेरी तरफ से अपना फुली कंप्लीट हो चुका है। पढ़ें आप लोग और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।